हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है उसमें देखते हैं हम यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश यानी कि तीनों लैंग्वेज को एक साथ। ये एक आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होता है जो कि सुपर टेट के अलावा आपके जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपी टेट है, एच टेट है, एमपी टेट है, उस सभी के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज तो सभी में आती है और वेटेज काफ़ी होता है लैंग्वेज का। तो इग्नोर नहीं करना है, आपके जो परसेंटेज बनते हैं ना, हाई जाते हैं, वो इसी से जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। 10 बजे हमारी क्लास चलती है। बिलाव को संस्कृत में क्या कहते हैं? बिलावह, मार्जारी, मार्जारः, मेषः। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है आपका मार्जारः। ठीक है, मार्जारी बिल्ली को कहते हैं, मार्जारः जो है बिलाव को कहते हैं और ये आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न है दुर्गम परितः परिखा अस्ति। यहाँ दुर्गम में कौन सी विभक्ति है? तो आपको बहुत इजीली पता है अभितः परितः इसके योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इनमें से किसको संख्या कहते हैं? लिंग, कारक, वचन, अव्यय। सही उत्तर होगा यहाँ पे वचन। वचन क्या बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है कि एक वचन है तो कोई चीज एक है संख्या में, द्विवचन है तो कोई चीज संख्या में दो है, बहु है तो मतलब कई सारी है। तो संख्या का बोध जो है वचन से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन बहुवचन की क्रिया है, यानी कि कौन सी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई है, बहुवचन वाला रूप है उसका? पठति, भवति, रक्षति या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ये सभी जो है ना वो एक वचन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे पठंती होता तो फिर वो आपका हो जाता क्या बोलते हैं, बहुवचन। संस्कृत में लकार के पुरुष होते हैं कितने? 3, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं? संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। बार बार रिपीट करती हुई सारी चीज़ें ताकि रट जाए एकदम से। जो लोग संस्कृत में वीक है, जिनका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है, लकार होते हैं 10 और लकारों में पुरुष होते हैं 3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। दुहिता शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? प्रथमा एक वचन, तृतीया बहुवचन, पंचमी द्विवचन या षष्ठी द्विवचन। तो यहाँ पे देखिए ये धातु नहीं है, दुह वाला नहीं है, ये आपका जो है दुहिता मतलब होता है बेटी या लड़की। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है ये। अगला प्रश्न, मेघदूत कितने खंडों खंडों में विभक्त हुई है? ये मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी दिया है। जितने भी आपके ग्रंथ हैं उसके जो मेन मेन पॉइंट है कि उसमें कौन सा रस है, कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है, कितने खंडों में विभक्त हुआ है, किसने लिखा है, जो मेन मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको कराया हुआ है। फटाफट से बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न, अदस का चतुर्थी बहुवचन रूप क्या होगा? चतुर्थी बहुवचन तो सबका लगभग सेम ही होता है, तो ये तो आप बहुत इजीली गेस कर लेंगे। अमीभ्य, अमुयो, अमून, अमी। भ्य लगता है ज़्यादातर में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीभ्य बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है? वाक्यार्थ के समास में, वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन में, बिना कारण के कार्य या एक दूसरे की तुलना। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होगा? तो जहाँ पे किसी भी चीज़ को का वर्णन बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा एग्जैगरेट करके किया जाए तो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अपकारः का विलोम है क्या? उपकारः, तिरोभावः, विज्ञः, शुष्कः। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, उपकारः बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सख्यागमन, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन,
सखी धन आगमन, सखी धन गमन और सख्या धन गमन। तो चलिए ठीक है, उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सभी का। सखी धन आगमन हो गया सख्या गमन। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? एक दिन मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था किसी क्वेश्चन में। विरोधाभास, संदेह, अर्थानंतरान्यास या फिर विशेषोक्ति। एक क्वेश्चन में आया हुआ था तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आज यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ नाम बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है आपका, अर्थांतर न्यास। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? पसीने से युक्त, पास युक्त, स्वेदिस, स्वेदित, पसीदित। ठीक है, उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वेदित। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या उपमा? प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध एग्जाम्पल है इस अलंकार का। तो यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, र की आवृत्ति बार बार हो रही है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो जाता है। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचनीय, सॉरी याचनई, याचनाएं, याचनाओं, याचना। तो उसने बहुत याचना की, हम सब ने मिलकर याचना की। मतलब याचना चाहे एक इंसान करे, बहुत सारे लोग करें, कई बार करें, आपका यूज़ जो होता है वो याचना ही होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो शुद्ध है वो यही है। बाकी कुछ लोग अपनी व्यवहारिक भाषा में याचनाएं बोल देते हैं जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है? अमीर गरीब समूह मिठास, जवानी खट्टास पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। ये सारे ही जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चड़क का तद्भव शब्द क्या बनेगा? खीर, खपरा, चना, पलंग। चड़क, तो ये जो है आपका तत्सम रूप है चड़क, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा चना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इनमें एक भाववाचक संज्ञा है क्या? स्पष्ट, शिष्ट, सौंदर्य, यथेष्ट। तो सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सौंदर्य। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण, रव बार बार होता था क्रूर। कौन से रस का उदाहरण है ये? रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस या हास्य रस? तो यहाँ पे भीषण, कठिन वज्र, क्रंदन में, ये सारी चीज़ें, हाहाकार, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भयानक रस है। कर्तव्य परायणता कौन सा समास है? प्रथम तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। आज जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उसके आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में यही 4 ऑप्शंस होने वाले हैं। एक्चुअली जो आज का सेट है वो इन्हीं से रिलेटेड है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इसका यूज़ करना, ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ कैसे होता है, यही आपको आज यहाँ पे बताना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहेंगे सारे क्वेश्चंस, एक बार देख लीजिए। इस बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्ट में, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो। तो ईच का यूज़ कहाँ होता है? जब दो या दो से अधिक में, जैसे दो चीज़ हो या दो से अधिक हो, कोई भी चीज़, 3, 4, 5 कितने भी, उसमें से किसी एक का बोध कराना होता है। एवरी का यूज़ कहाँ होता है? जब वन ऑफ मोर देन टू का बोध कराना होता है, मतलब 2 से अधिक है पर उसमें से किसी एक का ही बोध कराना है। एवरी मतलब है प्रत्येक,
ओवरऑल सभी का। अब ईच का यूज़ जो है हमेशा दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, और एवरी का यूज़ जो है वो दो से अधिक या दो दो में कंपेयर करना है तब आप ईच ही करेंगे, तब एवरी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो में अगर करना है तो ईच ही करेंगे, एवरी का यूज़ नहीं करेंगे। जब दो से अधिक में कंपेयर करना होगा तभी करिएगा, यानी कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है, केवल दो के साथ एवरी का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका ईदर। तो ईदर बेसिकली और के साथ फॉलो जाता है, और नीदर जो है वो नॉर के साथ फॉलो जाता है। तो जब दो में से कोई एक चूज़ करने की बात आती है कि या तो ये या तो वो, तब यहाँ पे ईदर यूज़ होता है। नीदर उसी चीज़ का निगेटिव है कि जब दो में से आपको ये दर्शाना होता है कि ना तो ये ना तो ये, तब आपको इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। नॉर के साथ ये जाता है। ये मैंने शॉर्ट में समझाया, एकदम थ्योरी नहीं बढ़ा रही हूँ अभी आपको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस अभी करनी है। तो चलिए देख लेंगे क्वेश्चंस, फटाफट से रिप्लाई करिए। ब्लैंक स्टूडेंट हैज़ टू शो हिज आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शंस वही हैं आपके, ईच, एवरी, नीदर, नॉर, आई मीन ईदर। तो यहाँ पे बोलने की ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो कुछ नहीं है, एवरी हो जाएगा। इट्स एवरी स्टूडेंट हैज़ टू शो हिज आइडेंटिटी कार्ड। ये इसका सही आंसर है, यानी कि प्रत्येक, एवरी का मतलब हिंदी में प्रत्येक होता है, तो प्रत्येक छात्र को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है। ब्लैंक पार्टी हैज़ इट्स ओन फ्लैग। हिंदी में बताऊँ तो आपको बन जाएगा, हर पार्टी का अपना खुद का झंडा होता है, फ्लैग होता है। तो पार्टी मतलब जैसे ये चुनावी पार्टियां होती है ऐसा समझ लीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे भी एवरी ही आ जाएगा, प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक की बात हो रही है, सब बहुत सारी पार्टीज हैं, सभी के पास अपना खुद का झंडा होता है। ब्लैंक सीट वॉज ऑक्यूपाइड। ब्लैंक सीट वॉज ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे ओवरऑल कहना चाह रहे हैं कि सारी ही सीट जो है वो भरी थी, सारी सीट में मतलब कोई ना कोई बैठा था, खाली नहीं है। तो यहाँ पे सारी, कई सारों के बीच कंपैरिजन की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एवरी ही आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, इसकी मैं थ्योरी पढ़ा दूँ क्या आप लोगों को, अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, ठीक है। डेटा माइनस के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है। ब्लैंक वन ऑफ दीज बुक्स इज कॉस्टली। ईच एवरी, दो ही ऑप्शन चलिए दे रही हूँ इसके लिए। ब्लैंक वन ऑफ दीज बुक्स इज कॉस्टली। तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा ईच। ईच वन ऑफ दीज बुक्स इज कॉस्टली, मतलब कि ये जितनी भी बुक है उनमें से सभी एक जो है वो क्या है, बहुत ही महंगी है। पार्टी में विन, ब्लैंक पार्टी में विन। अब जाहिर सी बात है कि जीतेगी कोई एक ही पार्टी, है ना, कोई एक ही पार्टी जीतेगी, या तो ये जीतेगी या तो वो। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, जब ऐसी सिचुएशन हो या तो ये या तो वो, ऐसा वाले सिचुएशन हो, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको ईदर यूज़ करना है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ईदर। इस पे लिखते नहीं बनता है, तो थोड़ा सा कंसिडर कर लिया करिए, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि या तो ये या तो वो, दो में से कोई एक ही होगा। अगला देखिए, ब्लैंक कंट्री मस्ट वर्क फॉर पीस। ब्लैंक देश को जो है वो शांति के लिए काम करना चाहिए। तो सारे ही देशों को करना चाहिए ना, तो एवरी, प्रत्येक देश को करना चाहिए, तो यहाँ पे एवरी आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला देख लेते हैं। ब्लैंक, सॉरी, इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब मेरी छुट्टियों के दौरान ये कहना चाह रहा है कि हर दिन जो है बारिश हुई है, हर दिन बारिश हुई है मेरी छुट्टियों के दौरान। तो यहाँ पे हर दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एवरी आ जाएगा। एवरी का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है तो अभी आपको ये चीज़ रट जानी चाहिए। यू कैन गो ब्लैंक वे। यू कैन गो ब्लैंक वे। अब जब आप टीचर बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपको कंप्लीट कराने रहेंगे, बच्चों को कराने रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे वैसे भी बननी चाहिए, एग्जाम में यही आता है। बस क्या है कि ऑप्शन ABCD लिख कर अब इस पर टाइप कर दें तो वो हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन यही रहेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट इसके लिए। फिलहाल यहाँ पे यू कैन गो ईदर वे, ईदर वे जो है एक साथ यूज़ होता है, ये एक फ्रेज है। अगला क्वेश्चन,
ब्लैंक दिव्यांशु और निशांतु हैज़ डन इट। और लगा है तब तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या लगाना है। अभी मैंने ऊपर बताया था ईदर जो है और के साथ चलता है, फॉलो करता है, तो यहाँ पे ईदर आ जाएगा। अरे चलिए देखिए, ईदर दिव्यांशु और निशांतु हैज़ डन इट, यानी कि या तो ये चीज़ जो है निशांतु को करना है या तो फिर दिव्यांशु को करना है, दो लोगों में से किसी एक को। ब्लैंक यू नॉर योर ब्रदर हैज़ टोल्ड अ लाई। ऊपर बताया था नॉर किसके साथ चलता है, नीदर के साथ, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका नीदर। ठीक है, बचपन में हम लोग इसको नाइदर पढ़ते थे, आइदर पढ़ते थे, ठीक है, यही प्रोनाउंस करते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन जब भी जिस स्टेज पे समझ में आ जाए कि इसे हमें क्या सही में प्रोनाउंस करना है, उस स्टेज पे अपनी हैबिट डाल लेनी चाहिए। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, तो अभी थोड़ा सा आप हैबिट डाल लीजिए इसको सही प्रोनाउंस करने का। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश में मैं वेरिएशंस लाने की कोशिश कर रही हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रही हूँ, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इंग्लिश जो है इतनी स्ट्रांग हो जाए कि 10 मार्क्स आपके कंप्लीट रहें, बन जाए सब कुछ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।